गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था काउंटिंग इक्वेशन और उसका एक इलिस्ट्रेशन मैंने आप लोगों को समझाया था और उसी के रिगार्डिंग मैंने दो इलिस्ट्रेशंस आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए थे। एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस आपको दिए थे। आई होप आप सभी ने किए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इलिस्ट्रेशंस और सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोगों ने सेकंड इलिस्ट्रेशंस बुक का करवाया था। इसके बाद थर्ड इलिस्ट्रेशंस है। इलिस्ट्रेशन थर्ड में ये कह रहा है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शंस दिए गए, उनकी अकाउंटिंग इक्वेशंस आपको बनानी है। तो देखो बेटा ये हमारे पास थर्ड इलिस्ट्रेशंस हैं। इसकी अगर आपके पास बुक है तो बुक में अवेलेबल है, अदरवाइज मैंने इसकी कॉपी आपको भेजी थी। ठीक है तो देखो थर्ड इलिस्ट्रेशन में ये कह रहा है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है इन ट्रांजिशन की सहायता से, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन, ओनली अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखो बेटा कैसे सोल्व करेंगे। थर्ड इलिस्ट्रेशन में यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां पे आपने लिख दिया अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, इसके फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो हमें फॉर्मेट को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। 3 पार्ट्स में हम इस फॉर्मेट को डिवाइड करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी फॉर ट्रांजिशन, सेकेंड पार्ट विल बी फॉर एसेट्स एंड थर्ड पार्ट विल बी फॉर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां पे आप लिखेंगे ट्रांजिशंस, transitions, after that assets, after that capital plus liability, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। अब देखो इसमें जो ट्रांजिशंस आपको गिवन है उसमें हमें फर्स्ट ट्रांजिशन दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ओनर ने इनिशियली अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट की। इनिशियली वो अपने बिजनेस में कितने पैसे लगा रहे हैं? 1 लाख। तो यहां पे आपने ट्रांजिशन में लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो देखो जब ओनर बिजनेस में इनिशियली कैश लगाएगा तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? कैश के ऊपर, और सेकंड इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? कैपिटल के ऊपर। ऑन वन एंड अवर कैश विल इंक्रीज, भाई बिजनेस में कैश आएगा तो हमारा जो कैश है वो 1 लाख रुपीस इंक्रीज हो जाएगा, एंड ऑन द अदर एंड कैपिटल विल इंक्रीज बाय ₹1 लाख। There is no impact on liability and other assets। ठीक, इसके बाद सेकंड ट्रांजिशन कह रहे हैं कि परचेज गुड्स इन कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। देखो अब सेकंड ट्रांजिशन में कह रहे हैं कि हमने गुड्स को परचेज किया, 20,000 की गुड्स तो हमने परचेज की कैश में और 30,000 की गुड्स हमने परचेज की कैश क्रेडिट में। तो यहाँ पे दो अलग अलग ट्रांजिशन हैं जिनको मर्ज करके एक्यूमुलेट करके एक सिंगल ट्रांजिशन में कन्वर्ट किया गया है कि 20,000 रुपीस की गुड्स कैश में और 30,000 की गुड्स क्रेडिट में परचेज की गई है। तो यहां पे लिखेंगे गुड्स परचेज इन कैश ₹20,000 and in credit ₹30,000। अमाउंट बेसिक से मेंशन ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल ट्रांजैक्शन को इतना इंडिकेशन देना है, इतना इंडिकेट करना है कि वो समझ में आ जाए कि जो इंपैक्ट आपने शो किया है वो किस ट्रांजैक्शन की वजह से। अमाउंट तो यहाँ पे आना ही है तो बेसिक से अमाउंट यहाँ पे ना लिखा जाए। तो देखो फिलहाल ये कह रहे हैं
कि हमने 20,000 रुपीज की गुड्स को कैश में परचेज किया है और 30,000 रुपीज की गुड्स को हमने क्रेडिट में परचेज किया है। हम इस ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 20,000 रुपीज की गुड्स आपने कैश में परचेज की, तो एक तरफ आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा, दूसरी तरफ आपके बिजनेस में गुड्स आ जाएगी जो आपके लिए किसका काम करेगी, स्टॉक का। एक तरफ कैश डिक्रीज होगा 20,000, एक तरफ आपका स्टॉक इंक्रीज होगा 20,000 का। इसी प्रकार 30,000 की गुड्स आपने क्रेडिट में परचेज की, तो क्रेडिट में परचेज करने से कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा। और स्टॉक पे कितने का इफेक्ट पड़ गया, 30 का। आपका स्टॉक 30,000 इंक्रीज हो जाएगा और दूसरी तरफ आपकी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप लोगों को बता रखा है कि जिन लोगों से हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो यहां पे आपकी एक लायबिलिटी इंक्रीज होगी बाय द नेम ऑफ क्रेडिटर्स। तो अगर आप देखो टोटल आपने 50,000 का सामान परचेज किया है भाई, 20 का कैश में और 30 का क्रेडिट में। कैश पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, 20,000 का। योर कैश विल रिड्यूस बाय ₹20,000, योर स्टॉक विल इंक्रीज बाय ₹50,000। आपका जो स्टॉक है वो कितना इंक्रीज होगा, 50,000। 20 का कैश कम हो गया, 50 का स्टॉक इंक्रीज हो गया। अच्छा, बचा हमारे पास 30,000। 30,000 की क्या इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर। तो ऑन द अदर एंड अवर क्रेडिटर विल इंक्रीज बाय ₹30,000। 30,000 रुपए की क्या इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। तो हमारी पोजीशन क्या आई, न्यू इक्वेशन। हमारी नई इक्वेशन क्या बन गई, हमारे पास कैश रह गया 80,000 का, स्टॉक हमारे पास हो गया 50,000 का। इधर से कैपिटल इज ऑफ ₹1 लाख एंड क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹30,000। इक्वेलिटी चेक करो, 80 प्लस में 50 130, इधर भी 1 लाख प्लस में 30 130, बोथ साइड्स आर इक्वल। क्लियर। इसके बाद अगला जो ट्रांजिशन है उस पॉइंट को ध्यान से समझना। देखो थर्ड ट्रांजिशन में कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश कोस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कोस्टिंग 15,000, बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो पहले मैं इस ट्रांजिशन को रफली आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा मैंने नीचे रफ स्पेस ले लिया। तो देखो इसमें कह रहे हैं ट्रांजिशन में, ये मेरा रफ स्पेस है, पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखो ये कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000। दो प्रकार के अलग अलग सामान थे। एक जो लोट है, एक लोट में गुड्स थी 10,000 की, एक में गुड्स थी 15,000 की। इस वाले सामान को भी आपने सेल आउट किया, इस सामान को भी आपने सेल आउट किया और बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। दोनों पर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 20%। इसका मतलब ये जो 10,000 की गुड्स थी इस पे आपने 20% 2,000 का प्रॉफिट लिया। 15,000 की जो गुड्स है उस पे 20%, इट मींस आपको 3,000 का प्रॉफिट हुआ। आपने ये वाला सामान टोटल कितने में सेल आउट किया, 12,000 में। आपने ये सामान टोटल कितने में सेल आउट किया, 18,000 में। कितने में सेल आउट किया, 18,000। ये वाला सामान आपने कैश में सेल आउट किया, ये सामान आपने क्रेडिट, इट मींस उधार में सेल आउट किया। मेरी बात क्लियर हो गई भाई। ये कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड इन कैश, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड इन क्रेडिट, बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। दोनों पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 10,000 की गुड्स को आप 20% प्रॉफिट पे बेचोगे तो 10,000 का 20% 2,000 होता है। तो 2,000 का प्रॉफिट, ये है कॉस्ट, ये है प्रॉफिट। जब हम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आता है सेलिंग प्राइस। तो एक तरीके से 10,000 का सामान आपने 12 में बेचा, वो भी कैश में। 15 का सामान आपने क्रेडिट में बेचा, उधार में। ठीक है। अब आप देखो कि इस पूरे ट्रांजिशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो आपकी दुकान में से सामान कितने का गया, 25,000 का।
भाई गुड्स की जो कीमत थी, कॉस्ट थी, वो आपके लिए कितने की थी? 25,000 की। एक इंपैक्ट पड़ा कैश पर, आपके पास कैश कितना आएगा? 12। भाई 10 का सामान आपने 20% प्रॉफिट पे कैश में बेचा, तो कैश आपको कितना मिलेगा? 12,000। इसी प्रकार आपने 15,000 का सामान 20% प्रॉफिट पे क्रेडिट में बेचा, उधार में बेचा। अब हमें पता होना चाहिए कि those person to whom we sold the goods in credit are called debtors। जिन लोगों को हम उधार में सामान बेचते हैं वो हमारे बिजनेस के क्या कहलाते हैं? डेटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटर कितने का हो गया? 18,000 का डेटर हो गया। हमारा डेटर कितने का हो गया? 18,000 का। ठीक है। तीसरी बात, आपने 25 का सामान टोटल कितने में सेल आउट किया? 30 में। भाई 12 प्लस 18 30,000। 25 का सामान जब 30 में सेल आउट करोगे तो यू विल अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट किस में ऐड होगा? आपके कैपिटल में। ठीक है, तो ध्यान से समझने इस पॉइंट को। इसमें कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 10,000 sold in cash and costing ₹15,000 sold in credit at a profit of 20%। तो अब आप देखो कि एक इंपैक्ट आपके कैश पे पड़ेगा। कैश पर कितने का इंपैक्ट पड़ेगा? 12,000। योर कैश विल इंक्रीज बाय ₹12,000। स्टॉक पर कितने का इंपैक्ट पड़ेगा? 25। आपकी दुकान में से स्टॉक 25 का रिड्यूस होगा, तो योर स्टॉक विल रिड्यूस बाय ₹25,000। आपका जो स्टॉक है वो ₹25,000 रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, आपने अपने कस्टमर्स को उधार में भी सामान बेचा था, तो जिन लोगों को हम क्रेडिट में गुड सेल आउट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी बाय द नेम ऑफ डेटर ऑफ ₹18,000। 18,000 के आपके पास क्या आ जाएंगे? डेटर आ जाएंगे। ठीक है, 12,000 कैश में, 18,000 डेटर में, स्टॉक रिड्यूस हो गया 25,000 एंड यू आर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। दैट प्रॉफिट विल बी एडेड इन योर कैपिटल। वो प्रॉफिट कहां पे ऐड हो जाएगा? आपकी कैपिटल में। अब आपके पास नई इक्वेशन क्या आएगी? ठीक है, न्यू इक्वेशन के रूप में यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। कितनी आई? देखो न्यू इक्वेशन के रूप में 92,000 का कैश हो गया, स्टॉक आपके पास हो गया 25,000, डेटर्स आर ऑफ ₹18,000। इधर से कैपिटल हो गई 1,05,000 की और आपके पास क्रेडिटर्स हो गए 30,000। इस साइड का टोटल करें 92 प्लस में 25, 1,17,000 प्लस में 18,000, 135। इधर भी 1,05,000 प्लस में 30,000, 1,35,000। बोथ साइड्स आर इक्वल। क्लियर? दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे मूव करते हैं, फोर्थ इलस्ट्रेशन। देखो बेटा, ट्रांजिशन को समझते जाइए। ठीक है, मैं उनको शॉर्ट आउट करवा रहा हूं, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपके पास भेजूंगा जिनको आपको घर पे सॉल्व आउट करने। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फोर्थ इलस्ट्रेशन है, देखिए डियर, फोर्थ इलस्ट्रेशन में भी आपको ये कहा गया है कि शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑन एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी के ऊपर इनके इंपैक्ट को शो करना है। ठीक है, मतलब कि जो ट्रांजिशंस दिए गए हैं उन ट्रांजिशन से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। आपने सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया ट्रांजिशन का, एसेट्स का, कैपिटल प्लस लायबिलिटी का। ठीक है, सबसे पहले एसेट्स में एक एसेट्स तो लिख लिया कीजिए कैश और दूसरी एसेट्स लिख लिया कीजिए स्टॉक, क्योंकि जो भी ट्रांजिशन होंगे उनमें लगभग कैश और स्टॉक के ऊपर तो इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है,
अब ट्रांजेक्शन को पढ़ते जाइए और इंपैक्ट को शो कीजिए। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000, 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट किया गया। इनिशियली ओनर ने अपने बिजनेस में 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। तो आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट किया। इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो देखो जब आप बिजनेस में 120 लगा रहे हो, एक इंपैक्ट आपके कैश पर पड़ेगा, ठीक है, आपका कैश इंक्रीज होगा 1,20,000। इसका जो सेकेंड इंपैक्ट होगा दैट विल बी ऑन योर कैपिटल। सेकेंड इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? कैपिटल पे। आपकी जो कैपिटल है दैट विल आल्सो इंक्रीज बाय रुपीज 1,20,000। ऑन वन एंड योर कैश इज इंक्रीज, ऑन सेकेंड एंड योर कैपिटल इज इंक्रीज। इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन कहता है रेंट रिसीव। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमने 10,000 रुपीज रेंट के रिसीव की। भाई जैसे अब देखो नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि जी हम लोग बिल्डिंग किराए पे लेते हैं तो उस पर रेंट देते हैं। भाई बिल्डिंग हम लोग जिस जगह पर बिजनेस कर रहे हैं हो सकता है उसी बिल्डिंग का एक पोर्शन या एक पार्ट आपने किसी को रेंट पे दे दिया तो उसके अगेंस्ट आपको रेंट मिलेगा। तो रेंट अगर आपने रिसीव किया है, यहाँ पे ये कह रहे हैं रेंट रिसीव रुपीज 10,000, रेंट रिसीव रुपीज 10,000। अब आप देखो कि अगर आप 10,000 रुपीज का रेंट रिसीव करते हो तो ऑन वन साइड योर कैश विल इंक्रीज। आपका जो कैश है वो 10,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा रेंट कोई प्रोडक्ट या वस्तु के रूप में नहीं है कि कोई बंदा, जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि ये पेन लो, अगर मैं आपको ये पेन देता हूं तो आप उसको शो कर सकते हो कि पेन रिसीव। लेकिन क्या रेंट नाम की कोई वस्तु होती है, कोई प्रोडक्ट होता है, कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? नहीं। रेंट रिसीव इट इज कंसिडर्ड टू बी ए इनकम, इट मींस प्रॉफिट एंड इट विल बी एडेड इन योर कैपिटल। तो ऑन द अदर एंड जो आपने रेंट रिसीव किया उसे आप अपनी कैपिटल में ऐड करेंगे। अब दो ट्रांजेक्शन हो गए, तो दो ट्रांजेक्शन के बाद आप क्या बनाएंगे? अकाउंटिंग न्यू इक्वेशन। यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या इक्वेशन आपके पास आई? कैश आपके पास हो गया 130 का, नो अमाउंट ऑफ स्टॉक, कैपिटल आपके पास हो गई 130, लायबिलिटी फिलहाल आपके पास है नहीं, इक्वलिटी आपकी मेंटेन। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कह रहे हैं इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000। देखो आपने 50,000 रुपीज शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। ये क्या होता है? आप लोगों ने आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शेयर वर्ड सुना होगा, ठीक है, शेयर सुना होगा, बॉन्ड सुने होंगे, ग्रेच्युटी फंड सुने होंगे, आप लोगों ने एफडी का नाम सुना होगा। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे बिजनेस में कुछ सरप्लस अमाउंट होता है। सरप्लस मींस जिस पैसे का फिलहाल यूज नहीं आ रहा, तो हम लोग चाहते हैं कि इस पैसे के ऊपर भी हमें कोई ना कोई इनकम मिलती रहे, तो हम इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो मेरी पॉकेट में 10,000 रुपीज पड़े, मुझे ये पता है कि अगले आने वाले 3 महीनों तक इन पैसे का कोई यूज नहीं होने वाला। अगर मैं उस पैसे को अपनी पॉकेट में रखूंगा तो वो 10 के 10 ही रह जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि उस पैसे के ऊपर भी मुझे कुछ इनकम अर्न हो। फॉर दैट पर्पस आई विल डिपॉजिट दैट अमाउंट इनटू बैंक, या फिर आई विल लेंड दैट अमाउंट टू समवन। मैं उस पैसे को किसी को ब्याज पे दे दूंगा ताकि उसके ऊपर कुछ इनकम हो। इन द सेम वे कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, अपने पैसे को दूसरी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट दे मे अर्न सम इनकम ऑन दैट, ताकि उनके ऊपर उनको कुछ इनकम मिले। अच्छा जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो हम उस कंपनी के एक तरीके से कुछ पोर्शंस के ओनर बनते हैं, और कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर जो प्रॉफिट अर्न करती है दैट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज पर्सन हु हैव परचेज्ड द शेयर्स।
प्रॉफिट का जो पोर्शन शेयर होल्डर के बीच में बांटा जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। वो चीज एक दिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से किसी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कौन किसी कंपनी का ओनर होता है, वो चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तो देखो फिलहाल अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स परचेज करने का मतलब होता है पैसे को इन्वेस्ट करना, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहे हैं इन्वेस्टेड इन शेयर्स, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दी। देखो जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो हमारे लिए एक एसेट्स का काम करेगी और उस एसेट्स का नाम होगा इन्वेस्टमेंट। क्या नाम होगा उस एसेट्स का? इन्वेस्टमेंट। आपने 50,000 रुपीज शेयर्स में इन्वेस्ट की। ऑन द वन एंड योर कैश विल रिड्यूस बाय रुपीज 50,000। भाई एक तरफ तो आपका जो कैश है वो 50,000 रुपीज रिड्यूस हो जाएगा, एंड ऑन द अदर एंड योर इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज बाय रुपीज 50,000। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल, नो इम्पैक्ट ऑन लायबिलिटी। इट इज नॉट ए एक्सपेंस, क्योंकि आपने पैसा देकर इन्वेस्टमेंट खरीदे, शेयर्स खरीदे, शेयर्स देकर आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो इसको फिलहाल आप अपना लॉस नहीं मानेंगे, खर्चा नहीं मानेंगे। ठीक, उसके बाद अब नई इक्वेशन क्या आ गई बेटा? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के रूप में कैश आपके पास हो गया 80,000, स्टॉक है नहीं। इन्वेस्टमेंट आपके पास कितने का हो गया? 50,000 का। कैपिटल कितनी है? 130। लायबिलिटी फिलहाल है नहीं। बोथ साइड्स आर इक्वल, 80 प्लस 50 130, उधर भी 130। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन है, ये कह रहे हैं कि रिसीव डिविडेंड। आपने डिविडेंड रिसीव किया। देखो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के पैसे पर्पस से हमारा जो सरप्लस अमाउंट होता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अच्छा, जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो वो कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन शेयर्स होल्डर के बीच में बांटती है, जिसको डिविडेंड कहते हैं। मैंने अगर कंपनी के शेयर, जैसे मान लो मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाता हूं तो बैंक उस पैसे पे मुझे क्या देता है? इंटरेस्ट। मैं किसी को पैसा उधार देता हूं तो वो बंदा मुझे क्या देता है? इंटरेस्ट। अगर मैं किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में पैसा लगाता हूं तो उस पैसे के ऊपर रिटर्न के रूप में मुझे क्या मिलता है? प्रॉफिट। इन द सेम वे अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो इसने कहा कि डिविडेंड रिसीव किया गया 5,000 का, तो यहां पे लिखेंगे ट्रांजिशन में डिविडेंड रिसीव। अब आप देखो कि आपने 5,000 रुपीज का डिविडेंड रिसीव किया, तो एक तरफ तो आपका जो कैश है वो इंक्रीज होगा क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। योर कैश विल इंक्रीज बाय रुपीज 5,000, एंड ऑन द अदर हैंड डिविडेंड रिसीव, अब ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम दिखा सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकम, इट मींस प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कहां पे ऐड होगा? हमारी कैपिटल में। आवर कैपिटल विल इंक्रीज बाय रुपीज 5,000। क्या पोजीशन आ गई आपके पास? आपके पास कैश हो गया 85,000 का, स्टॉक है नहीं। इन्वेस्टमेंट आपके पास हो गए 50,000 के, कैपिटल आपके पास हो गई 135 की, लायबिलिटी आपके पास है। ठीक है, इसके बाद अगले ट्रांजिशन में कह रहे हैं कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी 35,000। भाई रागिनी किसी सप्लायर का नाम है जिससे हम सामान खरीदते हैं, उससे हमने 35,000 रुपीज की गुड्स क्रेडिट में परचेज किए, उधार में हमने 35,000 रुपीज के प्रोडक्ट परचेज किए। तो यहां पे ट्रांजिशन लिखेंगे गुड्स परचेज इन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। देखो उधार में हमने 35,000 रुपीज के प्रोडक्ट परचेज किए। अगर आप उधार में सामान परचेज करते हैं, क्या आपके कैश पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। स्टॉक पर बिल्कुल पड़ेगा। आपका जो स्टॉक है वो 35,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा,
और इसका जो सेकेंड इंपैक्ट है वो किस पे पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी पे, और लायबिलिटी में भी किस पर, क्रेडिटर्स पे। क्योंकि आप लोगों को बताया कि जिन लोगों से हम सामान क्रेडिट पे परचेज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो अवर क्रेडिटर विल इंक्रीज बाय ₹35,000। हमारा जो क्रेडिटर है वो 35,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। हमारी पोजीशन क्या आएगी, 85,000 रुपीज का कैश, स्टॉक हो गया 35,000 का, इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ ₹50,000, कैपिटल इज ऑफ 135 एंड क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹35,000। इक्वलिटी चेक करें तो 85 प्लस में 35, 120 प्लस में 50, 170, इधर भी 135 प्लस में 35 कितना हो गया, 170। बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड आपकी क्या चल रही है, इक्वल चल रही है। आगे देखो अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है कि पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस ₹7,000। हाउस होल्ड एक्सपेंस यानी कि घर खर्च, अपने घर खर्च के लिए हमने 7,000 रुपीज की पेमेंट की। अच्छा मैंने बताया कि ओनर, देखो ओनर से रिलेटेड अगर किसी भी एक्सपेंसेस की पेमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाए, बिजनेस करता है तो दैट विल कंसीडर टू बी ड्रॉइंग ऑफ ओनर। ये बात ध्यान रखना। देखो ओनर और बिजनेस बोथ आर सेपरेट पर्संस, मैं आपको पहले भी प्रूव कर चुका हूं। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कहता है कि पेड फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, भाई घर के खर्चों की पेमेंट की। अब घर किसका होता है, ओनर का होता है, बिजनेस का तो कोई घर नहीं होता। तो इसका मतलब आपने अगर घर के खर्चों की पेमेंट की है तो इसका मतलब ये है कि दीज आर द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर, और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट ड्रॉइंग कहलाएगी, विच विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ कैपिटल। तो पहले तो यहां पे लिखिए पेड फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, भाई हमने घर खर्चों की पेमेंट की है। हाउस होल्ड एक्सपेंस कितने का था, 7,000 का, दैट वाज पेड। तो 7,000 एक तरफ तो आपके कैश में से रिड्यूस हो जाएगा, भाई आपका कैश कम हो रहा है, एंड ऑन द अदर एंड योर कैपिटल विल डिक्रीज बाय ₹7,000। 7,000 रुपीज से आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, कैपिटल भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब न्यू इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, न्यू इक्वेशन 78,000 रुपीज का कैश, 35,000 रुपीज का स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ ₹50,000, 128 is capital and 35,000 is of liability। इक्वालिटी आप चेक कर सकते हो, इक्वालिटी आपकी मेंटेन है, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹14,000। देखो अभी ये कह रहा है कि हमने 10,000 का सामान 14,000 में सेल आउट किया, बट फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखो आपने कैश में गुड्स को सेल आउट किया, कैसे सेल आउट किया है, कैश में। तो देखो आपका जो सामान था उसकी कीमत कितनी थी, 10,000, एंड इट वाज सोल्ड फॉर ₹14,000। आपने वो सामान बेचा कितने में है, 14,000 में। तो एक तरफ आपका जो कैश है वो इंक्रीज होगा बाय ₹14,000। एक इंपैक्ट पड़ेगा आपके स्टॉक पर, आपका स्टॉक डिक्रीज होगा, लेकिन कितने अमाउंट से, भाई स्टॉक जो गुड्स है आपने बेसिक से 14,000 में सेल आउट की है, लेकिन वो स्टॉक आपके लिए कितने का था, आपके लिए तो 10,000 का ही था। तो आपका जो स्टॉक होगा दैट विल डिक्रीज बाय ₹10,000, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 10,000 का सामान, 10,000 की गुड्स आपने 14,000 में सेल आउट की है, तो यू आर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹4,000। आप लोग 4,000 रुपीज का प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। दिस प्रॉफिट विल बी एडेड इन योर कैपिटल। आप अपनी कैपिटल में ऐड करेंगे इस प्रॉफिट को। प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपकी न्यू इक्वेशन क्या आ गई, न्यू इक्वेशन आपके पास 92,000 कैश में रह गया,
25,000 का स्टॉक है, 50,000 रुपीज आपके पास इन्वेस्टमेंट है, 132 कैपिटल एंड 35,000 लाइबिलिटी। इक्वालिटी चेक करें, 92 प्लस में 25 117 प्लस में 50 167, इधर भी 132 प्लस में 35 167, बोथ साइड्स आर इक्वल। इसके बाद इसी में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि कैश पेड टू रागनी रुपीज 35,000। आपने रागनी को 35,000 रुपीज की पेमेंट की। वो रागनी कौन थी? आपकी क्रेडिटर, जिससे आपने 35,000 रुपीज की गुड्स क्रेडिट में परचेज की थी पहले। रागनी आपकी कितने पैसे मांगती थी? 35,000 रुपीज मांगती थी। अब ये कह रहे हैं कि कैश पेड टू रागनी 35,000, कैश पेड टू रागनी। भाई हमने रागनी को 35,000 रुपीज की पेमेंट की, तो एक तरफ आपका जो कैश है दैट विल रिड्यूस, आपका कैश कम हो जाएगा। कितना कम होगा? 35,000। ऑन द अदर एंड पेमेंट करने की वजह से आपकी जो लायबिलिटी है, आपके जो क्रेडिटर हैं, दे विल आल्सो डिक्रीज बाय रुपीज 35,000। ठीक है, 35,000 से आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे। तो अब आपके पास न्यू इक्वेशन के रूप में क्या आ गया? न्यू इक्वेशन, कैश रह गया 57,000। ठीक है, आपके पास स्टॉक रह गया 25,000। योर इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ रुपीज 50,000। इधर से कैपिटल कितने की रह गई? 132 की, एंड नो लायबिलिटी, नो बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। इक्वालिटी को चेक करें तो 57 प्लस में 25, 82 प्लस में 50, 132, इधर भी कितना है? 132। इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 20,000। आपने अपने बैंक में 20,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए। डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 20,000। आपने अपने बैंक में 20,000 रुपए डिपॉजिट करवा दी। भाई जैसे आपके पास फिलहाल 57,000 रुपीज का कैश पड़ा था, ठीक है, आपने उस 57 में से 20 उठाए और वो 20,000 आपने कहां डिपॉजिट करवा दिए? बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास एक एसेट्स जनरेट हो जाएगी, किस नाम से? बैंक बैलेंस के नाम से। भाई बैंक में अगर पैसा आपका डिपॉजिट होता है तो दैट आल्सो वर्क एज ए एसेट्स, वो भी आपके लिए किसका काम करती है? एसेट्स का काम करती है। तो यहां पे ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं था, इनको तो डैश कर दीजिए। अब देखो ये कह रहा है कि बैंक में आपने 20,000 डिपॉजिट करवाए, ट्रांजेक्शन लिख दिया डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, तो देखो वो पैसा कहां से डिपॉजिट करवाया गया? आउट ऑफ कैश अवेलेबल। भाई जो कैश आपके पास अवेलेबल है वहां से 20 निकाले और बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो आपका जो कैश है दैट विल रिड्यूस बाय रुपीज 20,000। नो इंपैक्ट ऑन स्टॉक, नो इंपैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और दूसरी तरफ आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपका 20,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। नो इंपैक्ट ऑन कैपिटल एंड लायबिलिटी। ठीक है, अब आपकी फाइनल जो इक्वेशन आई, फाइनल इक्वेशन के रूप में आपके पास 37,000 है कैश में, 25,000 का है स्टॉक। इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ रुपीज 50,000, बैंक बैलेंस आर ऑफ रुपीज 20,000, और ऑन द अदर एंड आपकी जो कैपिटल है 132 की, लायबिलिटी आपके पास नील। इक्वालिटी चेक करें तो 37 प्लस में 25 कितना हो गया? 62 प्लस में 50 112 प्लस में 20 132, इधर भी कितना है? 132। बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको क्लिक करके भेज रहा हूँ, आपको उन क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। ठीक है बेटा।
ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।